हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है। हमारे साथ अभी यूपीएससी टॉपर हैं जिनके हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में आज बात करेंगे और साथ ही साथ इनकी जो स्ट्रगल लाइफ रही और क्या माहौल रहा रिजल्ट आने के बाद, उन सभी पर सारी बात करें। सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और नमस्कार। बहुत थैंक यू। बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी तो मच। सर थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा कैसा। मेरा नाम हिमांशु भास्कर है हम्म और मैं पटना से हूँ। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। हम्म और अपने ग्रेजुएशन के बाद से मैंने यूपीएससी की तैयारी चालू की थी। उसके बाद ये जो 2023 का था, ये दूसरा दूसरा अटेम्प्ट था मेरा और पहला इंटरव्यू था जो कि क्लियर हो गया ओके। फॉर्चुनेटली। तो कैसा लग रहा है जैसे रिजल्ट में देखा, लिस्ट में नाम देखा, क्योंकि शुरुआत में शुरू से स्टार्ट देखा होगा, थोड़ा मन उदास हुआ होगा और जैसे देखा होगा तो फिर थोड़ा खुशी हुई होगी। क्या माहौल था उस फ़ोन जो था मेरा जब टाइम? रिजल्ट आया तो डीएनडी पे लगा हुआ था। ओके। मुझे नहीं फेस करना था। लेकिन फिर मैंने ऐसे ही खोल के देख लिया नोटिफिकेशन, तो मैसेजेस आए थे कॉन्ग्रेचुलेशन के। तब पता चल गया कि हो गया क्लियर। ओके। और ऊपर से नहीं देखा, सीधा सर्च किया था अपना रोल नंबर, ओके। तो पता चल गया कहाँ पे है। और रही बात खुशी की, तो हाँ खुशी हुई थी, पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने पेरेंट्स के लिए हुई थी, अपने फैमिली वालों के लिए हुई थी। क्योंकि आई थिंक उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हमें लगता है हमेशा कि हम अकेले हैं इस पूरी जर्नी में, लेकिन मुझे एहसास हुआ रिजल्ट के बाद कि हमारे माँ बाप जो है वो, या हमारे फैमिली वाले, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। और जब रिजल्ट आई ना, वो उतने ही खुश थे। इनफैक्ट वो हमसे भी कहीं ज़्यादा खुश थे, मुझसे भी कहीं ज़्यादा खुश थे। तो मुझे उनके लिए बहुत खुशी है। तो किस तरीके की कॉल आ रही थी, रेस्पॉन्स आ रहा था दोस्तों की तरफ से, और फैमिली में क्या माहौल था उस माहौल बहुत ही अच्छा था। टाइम? मैंने जैसा बताया, फैमिली वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि उनका अपना कुछ हुआ है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, अपनापन जो महसूस होता है जब आपके आपके फैमिली वाले आपके लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। दोस्त जो से थे वो मेरे लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई कमेंट मम्मी पापा की तरफ से आया हो जैसे रिजल्ट देखने के बाद, वो पहला लफ्ज क्या होता? लफ्ज़ कुछ नहीं थे, आंसू थे। आपको पता चला है कि मेरा फाइनल रूप से चयन हो चुका है, हम्म। फिर एक एस्पिरेंट से एक अफसर के रूप में आप तैनात हो चुके हैं, तो क्या फीलिंग थी? सही बताऊं तो कोई फीलिंग नहीं होती है। हम्म आप जैसे थे वैसे ही रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ नया फील होगा, लेकिन कुछ नहीं फील होता। कुछ ठीक। बदला सा लग रहा था, क्या बदलाव हुआ है लाइफ में? हाँ, दूसरों का जो दूसरों का रिस्पॉन्स है, हम्म दूसरों का बिहेवियर है, वो बदल जाता है। हम्म जैसा लोग आपके साथ पहले बिहेव कर रहे थे, अब उनका बिहेवियर एकदम बदल जाएगा। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाता है, लोग इज्जत देने लगते हैं, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव महसूस नहीं होता। ओके। अब ये जर्नी अभी यहीं ख़त्म होती है, अभी और जर्नी आगे बढ़ाने की प्रयास करें? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रयास है। मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा और अपने रैंक बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। ओके। बात करें सर आपकी ये पूरी ऑल ओवर जर्नी की बात, हम्म। तो क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा अपनी इस जर्नी के दौरान? आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ा जो बाकी दूसरे एस्पिरेंट फेस करते हैं। हम्म जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हैं हम्म या किसी और चीज़ का। फैमिली का हमेशा से सपोर्ट था मुझे, और कभी पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम्म जो दिक्कतें, एक्चुअली दिक्कत तो कुछ हुई नहीं, जो चैलेंजेस थे, बेहतर करना है, ज़्यादा नंबर लाने हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उनको समझना है, तो वही सब था। पर कोई बाहर का कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। जो फैसिलिटी मांगी फैसिलिटी मिली, जो पैसे मांगे पैसे मिले, जो सपोर्ट मांगा सब मिला है मुझे। अच्छा, कहीं और कहीं से दबाव आया हो फैमिली या सोसाइटी की तरफ से कि इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद अभी कुछ नहीं हो रहा है, जी ऐसा जी, कुछ हुआ है? ये रहेगा हमेशा। ये आई थिंक ये देश में, और खासकर लड़कों को हम्म जो कि तैयारी करते हैं सब कुछ छोड़कर, हम्म उनको फेस करना ही पड़ता है। आपके आसपास, आपके रिलेशंस में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा हम्म। जो कि थोड़ा नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या किया था आपने? मैंने यही समझा कि मेरे हिसाब से देखिए, जो इंसान नेगेटिव कमेंट करता है वो अपने पर्सपेक्टिव से करता है। जो इंसान नहीं सोच सकता, कि जो इंसान ये सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको ये लगेगा कि बाकी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। ओके। उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे लिया था या फिर डिमोटिवेशन के तौर मैंने इसको एकदम ही इग्नोर किया था, ना मोटिवेशन ना डिमोटिवेशन। पे? ओके। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ओके सर, बात करते हैं आपकी इस जर्नी के दौरान आप प्रिपरेशन की शुरुआत कब से की थी और किस तरीके से शुरुआत की थी? मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। हम्म एक दो महीने बचे होंगे कॉलेज कंप्लीट होने के पहले। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। हम्म और बहुत मुश्किल था डिसीजन, क्योंकि कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां आ रही हैं और हम्म आपको सब छोड़ कर फिर यहाँ बैठना है, तो थोड़ा मुश्किल तो था। और फिर सेल्फ स्टडी से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। हम्म तो पढ़ाई खुद से करना स्टार्ट किया, और फिर जब तक लॉकडाउन खुले तब तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। तो मेरा ऐसे ही चलता रहा फिर धीरे धीरे। और जो पहला सबसे बड़ा सेटबैक था, वो पहला प्रीलिम्स था।
जिसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, वो भी थोड़े से मार्क्स की वजह से। ओके, तो जैसे आपने बताया तो आपको प्लेसमेंट भी हो रही थी, फिर इस प्रिपरेशन के दौरान में आएगा कि लंबा टाइम हो गया, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि यार प्लेसमेंट मेरे को अच्छा पैकेज मिल रहा था, मुझे उधर जाना चाहिए था, इधर मैं वेस्ट आ गया? ये तो मुझे आई थिंक रिजल्ट के पहले पहले तक, लास्ट टाइम तक लग ही रहा था। ठीक है, ये आप समझिए प्लेसमेंट ही नहीं, इनफैक्ट मैंने कैट दिया तो वहाँ पे भी मेरे अच्छे नंबर आए थे, Okay. और मेरे को एमबीए के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी आईआईएम्स में से। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि अगर वहाँ चले जाते तो इतना दिमाग नहीं खराब करना पड़ता। तो ये हमेशा रहता है, और लेकिन ये यादगार पल है, शायद जिंदगी भर ये साथ रहेंगे मेरे। जो एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस के साथ मैं गुजरा, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। यूपीएससी की शुरुआत आपने बताई थी, तो प्रीलिम्स की क्या आपकी अप्रोच रही थी और किस तरीके से आपने प्रीलिम्स को कवर किया, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर जर्नी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो एक साथ कंबाइंड की थी? जब मैंने स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की, प्रीलिम्स नहीं दिया था तुरंत, 1 साल पहले प्रिपेयर किया था, और फोकस था मेंस की तैयारी कंप्लीट करने पे। और मैं मानता हूँ ऐसा कि हर एक एस्पिरेंट को सबसे पहले मेंस की तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए, प्रीलिम्स में घुसना नहीं चाहिए। जब आपकी मेंस की 70-80% हो जाए तभी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, वरना प्रीलिम्स ना दें। दूसरी बात कि पहले जो मैंने तैयारी की थी प्रीलिम्स की, वो काफ़ी गलत तरीके से की थी। मैंने टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा रिलाई किया था। दिक्कत ये है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी उस तरह के सवाल नहीं पूछती है, तो आप तैयारी किसी और चीज़ की करेंगे और जाके कुछ और फेस करना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था पहले साल। स्पेसिफिक इशू बताऊं तो अटेम्प्ट कम किए थे मैंने। ठीक है, बहुत ही कम, 66 अटेम्प्ट किए थे, एक डिलीट हो गया, 65 बचे। उसमें मेरा 80 नंबर आया और 88 कट ऑफ था। तो आप प्रीलिम्स में कम अटेम्प्ट करके नहीं क्लियर कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरे साल जो मैंने बदलाव किया, बदलाव में सबसे पहले बैठ के काफ़ी दिन तक यही सोचा कि गलत क्या हुआ है। और मुझे वो सोचते सोचते 2023 लग गए। 2022 के प्रीलिम्स के बाद सीधा 2023 से मुझे एक सोल्यूशन मिला फाइनली, कि तैयारी पीवाईक्यू के हिसाब से एकदम अच्छे से की जा सकती है। मतलब पता तो सभी को कि पीवाईक्यू करना है, सभी टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन पीवाईक्यू में क्या करना है, वो क्या चीज़ है, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप पीवाईक्यू को बार बार पढ़ेंगे और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट गलत है आखिर क्या चीज़ है उसके अंदर, क्यों गलत हो गया, जो सही है वो क्या चीज़ है उसके अंदर सही हो गया। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पूरी तरह नॉलेज चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, पर वास्तविकता ये है कि कुछ तरह के स्टेटमेंट आमतौर पर गलत ही होते हैं और कुछ तरह के स्टेटमेंट आमतौर पर सही होते हैं। और जो एस्पिरेंट इस चीज़ को डिकोड करेगा, उसको कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का फायदा मिलेगा प्रीलिम्स में। ये बहुत बहुत मायने रखता है कि आप पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, कई बार पढ़ें। ओके, अगर बात करें अब प्रीलिम्स की, अभी आप प्रीलिम्स देने वाले हैं 2024 का, अब इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग? पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर भी मैंने कल रात को बैठ के अच्छे से प्लान किया है, और अभी प्लान ये है कि इनिशियल फोकस रहेगा स्टैटिक कंटेंट पे, वो बहुत मायने रखता है, यानी पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ये और ज्योग्राफी, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग इंक्लूडेड है। ओके, और इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेनली करंट अफेयर्स या रैंडम चीज़ें आती हैं, जो कि है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये स्टैटिक कंटेंट और करंट अफेयर्स है, और खासकर इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो सब भी, इन सबको कवर करना है अभी कुछ दिनों में। इसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस करनी है अच्छे से, और पहले के जो पीवाईक्यूज है उनके जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, उन सबको अच्छे से कवर करना है। ये है अभी का। उसके बाद वैल्यू एडिशन, रिविजन, ये सब करते रहना है। और फाइनली बस मेरे हिसाब से मई के बाद मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। सी सेट के लिए क्या अप्रोच रहने वाली है आपकी? सी सेट आप देख रहे होंगे, और फाइनली यूपीएससी ने कट ऑफ भी प्रोवाइड करा दी है इस समय, तो उसको देखते हुए सी सेट को क्या? सी सेट का ये प्लान है फिलहाल तो, सी सेट मेरा पिछला बहुत ही खराब गया था, लेकिन ये प्लान है कि इस बार सी सेट के ना
अप्रोच डेवलप करना है सबसे पहले तो। मेरे हिसाब से अच्छा अप्रोच हो सकता है कि इंग्लिश के सवाल जो है वो पहले कर लिए जाएं, क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आया था। दूसरा ये है कि मैथ्स में हम ढूंढ लें कि कौन से टॉपिक है जो हमें आते हैं, जो ईजी है और जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पीवाई के एनालिसिस वहाँ पे भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला थोड़े रट लें, शॉर्टकट रट लें और उन क्वेश्चन को टारगेट करें। 50-55 क्वेश्चन अगर हैं तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबली क्लियर होगा। अब टाइम भी बहुत कम बचा है हाँ। प्रीलिम्स के लिए, उसमें बीच में कितने अब टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? सी सेट की कितनी लगनी चाहिए, GS1 की कितनी लगानी चाहिए? सी सेट की मैं कभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाता था, तो वो आई थिंक जिसका जैसा स्टैंड जो जो उनकी वहाँ पे हालत है सी सेट में, उसके हिसाब से लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जीएस का भी मैं टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाना जो है प्रेफर नहीं करता। मैं शायद 6 या 7 करूँगा वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए। ओके। अब यहाँ पर साथ ही साथ बात करें मेंस को लेकर, तो मेंस को लेकर क्या आपकी अप्रोच थी? मीन्स जब मेरा पहली बार हुआ तो मैं खुद भी कंफ्यूज था क्या करना है, लेकिन उस टाइम मुझे एक कोर्स मिल गया एचआरटी पे, राइट स्मार्ट। तो वो आंसर राइटिंग कोर्स है, तो मैंने उसको फॉलो किया और आंसर राइटिंग डेवलप की, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल वो सब किया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया और उसके बाद लास्ट में कंटेंट थोड़ा देख लिया कि क्या क्या लिखना है, और उसके वजह से मेरे थोड़े अच्छे नंबर आ गए इसमें, जीएस में। और रही बात ऑप्शनल की, मेरा ऑप्शनल मैथ्स है और मेरा ज़्यादा फोकस मैथ्स पे ही रहता है हमेशा, क्योंकि वही स्कोरिंग भी है तो और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। तो जिनका कुछ और ऑप्शनल है तो आई थिंक वो अपने हिसाब से देख लें। मेरा मैथ्स है तो मैं जीएस पे कम करता हूँ, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो अधिकतर आपको, ये तो आपने सही डायरेक्शन बताया, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको कहाँ कमी महसूस हुई कि यार ये नहीं करता तो ये हो जाता मेरा लाइफ टाइम, क्या क्या ऐसी कमी हुई? हाँ, मैंने स्टार्टिंग से ही मेंस में खासकर बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी गलत अप्रोच लिया था। एक बेहतर अप्रोच हो सकता है कि जितने भी, ये खासकर मैथ्स एस्पिरेंट के लिए, कि वो पीवाई क्यूज को अच्छे से करके जाएं, और बाकी भी ऑप्शनल वाले मेरे हिसाब से कर सकते हैं कि पीवाई क्यूज में बहुत अच्छे से करके जाएं, और जीएस में भी पीवाई क्यू को बहुत ही अच्छे से कर लें, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर काम हो जाएगा। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज अपनी मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर, तो सब्जेक्ट वाइज किस तरीके की थी? GS1, GS2, GS3? मैंने इसमें राइट स्मार्ट का ही पूरा फॉलो किया था। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सिर्फ आंसर राइटिंग सीखनी होती है और आपको आंसर डेवलपमेंट सीखना पड़ता है। ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आंसर डेवलप किया जाता है, जैसे सोसाइटी या सोशल जस्टिस, इस तरह के सब्जेक्ट है, इसमें आप पढ़ने से ज़्यादा आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यही बात कर ले थोड़ा आंसर राइटिंग को लेकर, तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए और कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? आंसर राइटिंग का स्टार्ट करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं है। पहले आंसर डेवलपमेंट सीखें। आंसर राइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर बैठ के एक कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जैसे आपके ऊपर फूड प्रोसेसिंग पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ये चीजें लिखनी है और ये चीजें लिखनी है और ये चीजें लिखनी है, तो वो अगर आप बॉडी बनाना सीख गए तो काम हो जाएगा। इंट्रो में आप फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल करें तो इंट्रो बहुत अच्छा हो जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग है तो जैसे कि 10% कैगर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, या सनराइज सेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप एक फैक्ट लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा इंट्रो हो जाता है। और कंक्लूजन में आप ये लिखिए कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से या उसके प्रमोट करने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। उसमें आप SDGs मेंशन कर सकते हैं। मैं यूजुअली SDG मेंशन करता था, DPS भी मेंशन करता था, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो सरकार को या हमें या किसी भी स्टेट को मतलब अचीव करनी है, DPSP या SDG, तो मैं उन सब चीज़ों को मेंशन करना पसंद करता था। ओके। अब आप देख रहे होंगे कि एससी को लगातार चेंजेस, बदलाव देखने को मिल रहा है। एससी को लेकर आपकी क्या अप्रोच थी? कहाँ से आपने एससी के रिसोर्स थे? ऐसे का कोई रिसोर्स नहीं है, आपको ऐसे लिखना, और जिस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं कोई रिसोर्स पढ़ भी नहीं सकते, कुछ भी रैंडम आता है। सबसे ज़्यादा मायने मेरे हिसाब से रखता है कि आप स्ट्रक्चर करें अच्छे से, फ्लो ऑफ आइडिया जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एग्जाम्पल्स को ही मतलब लिखना ना चालू कर दे कि सिर्फ एग्जाम्पल डालने, आप अपने आर्गुमेंट्स डालें और उसको सपोर्ट करें एग्जाम्पल से। फ्लो को मेंटेन करके रखें और स्ट्रक्चर अच्छा सा बना के रखें, और जो भी चीज़ें जो फुल ट्रूथ है उसको तो आपको सपोर्ट करना है, जो हाफ ट्रूथ होते हैं उसके आपको काउंटर आर्गुमेंट भी लिखना है। अगर इतना करेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसे में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ओके। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मैथ। तो मैथ के लिए लेकर आपकी क्या अप्रोच थी? मैथ्स का जो इस साल जो अप्रोच है जो मेरे काम आया एक्चुअली वो था कि मैं PYQs उठा लेता था। जो इजी क्वेश्चन है वो तो करके निकाल दिए, जो डिफिकल्ट है उनके नोट कर लिया, उनके सोल्यूशन नोट कर लिया, उनको लास्ट मोमेंट तक देखता रहता था मैं। ओके। लास्ट में ये पूछूंगा, जो आपसे कमी हुई इस प्रिपरेशन के दौरान, हाँ, कि आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कमी नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा ये करना चाहिए? 2-3 चीज़ें मैथ्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि यार आप रेस्ट लेके जाएं और जाके एग्जाम लिखें। ये नहीं कि सुबह सुबह तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी में या नींद ना पूरा होने की वजह से पेपर खराब जाता है। मेरा पेपर 1 उस वजह से खराब किया था। दूसरा चीज़ है
कि मैंने PYQ का सपोर्ट लेना बहुत लेट स्टार्ट किया था। अगर मैं जल्दी करता तो मैं ज़्यादा PYQ कवर कर पाता, मैं फॉरेस्ट सर्विसेज की PYQ कवर कर पाता, ओके वो मैं कर नहीं पाया, उतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने गलत किया इस बार। ओके। अब जो एस्पिरेंट 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है आपका? जो भी एस्पिरेंट जो इस जर्नी में आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही एक एंग्जाइटी स्ट्रेस के साथ आते हैं, ठीक है। 99.9% लोग इस एग्जाम में हर साल फेल होते हैं, ओके। 0.1% सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें भी थोड़े से IAS बनते हैं, और सभी IAS का या IPS का सपना लेके आते हैं। मैं यही एडवाइस दूंगा कि दूर से देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप पे फोकस करेंगे तो शायद आप पहुंच जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आई thank होप you. आई लवली विशेस फॉर यू कि आपकी अगली बार रैंक और इम्प्रूव हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से वो रख दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।